संस्कृति। हमें देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत को क्यों संजोना चाहिए? देवी अहिल्याबाई होलकर। स्नैपशॉट। 18वीं शताब्दी में लिंग के नुकसान पर काबू पाने, अहिल्याबाई देवी धर्म के संदेश को फैलाने, हिंदू धर्म को फिर से जीवंत करने और छोटे पैमाने के औद्योगिकरण के अपेक्षाकृत आधुनिक गुणों को बढ़ावा देने वाली एक मजबूत शासक के रूप में सामने आई हैं। देवी अहिल्याबाई ने प्रशासन और शासन के समकालीन मानकों से बहुत ऊपर उठकर कुशलतापूर्वक एक नवोदित साम्राज्य का मार्गदर्शन किया। अक्षेपसुत मिस्र की रानी के रूप में प्रसिद्ध हैं जिन्होंने कलाओं का संरक्षण किया। अश्शूर की रानी सम्मुरामत को कई युद्ध लड़ने, एक नई राजधानी बनाने और दूर दूर तक की भूमि को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। इसाबेला, स्पेन की रानी, कुलीनों से भरे साम्राज्य को एक साथ लाने और सरकारी मशीनरी को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये नाम दूर दूर और दूर दूर के देशों से सूची और इतिहास की कमियों में दोहराए जाते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनके प्रदर्शनों की सूची में इनमें से अधिकांश उपलब्धियां थीं, और फिर कुछ और, अधिकांश भारतीयों के लिए एक ऐसा नाम है जो वैश्विक इतिहास संकलनों के लिए तो दूर की बात है। 13 अगस्त 2019 को अहिल्याबाई की 224वीं पुण्यतिथि है। उसने मरने से पहले 28 साल तक मालवा प्रांत पर शासन किया और लिंग के 18वीं शताब्दी के नुकसान पर काबू पाने के लिए एक मजबूत स्थानीय प्रशासन बनाया। सिंहासन के सभी पुरुष दावेदारों की मृत्यु हो जाने के बाद मालवा की रानी के रूप में पदभार संभालने के बाद, वह एक मजबूत शासक के रूप में धर्म के संदेश को फैलाने, हिंदू धर्म को फिर से जीवंत करने और छोटे पैमाने के औद्योगिकरण के अपेक्षाकृत आधुनिक गुणों को बढ़ावा देने के रूप में सामने आती है। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक चरवाहा परिवार में हुआ था। धनगर समुदाय से ताल्लुक रखने वाली, वह उन कुछ लड़कियों में से थी जिन्होंने उस जमाने में पढ़ना और लिखना सीखा। इंदौर के तत्कालीन होलकर शासक मल्हार राव होलकर ने मौका मिलने के बाद 8 साल की उम्र में अपने बेटे खंडराव से उसकी शादी कर दी। राजस्थान में 1754 की लड़ाई में खांडेराव की जान चली गई। निम्नलिखित घटनाएं 1761 की प्रसिद्ध पानीपत की लड़ाई तक ले जाती हैं। 1765 में खुद मल्हार राव का निधन हो गया और उसके बाद 1767 में खांडेराव के बेटे की मृत्यु हो गई, जिसने अहिल्याबाई के साथ रीजेंट के रूप में कुछ वर्षों के लिए गद्दी संभाली। अहिल्याबाई 1767 में इंदौर की महारानी बनी। इस अवधि के दौरान पानीपत में हार के बाद पुणे में पेशवा का शासन काफी कमजोर हो गया था। उनके क्षेत्रीय क्षत्रप होलकर, इंदौर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले, नागपुर और सिंधिया, ग्वालियर, सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अधिकार में प्रमुखता प्राप्त कर रहे थे। अपने शासनकाल की शुरुआत में अहिल्याबाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके राज्य के पश्चिम में जेब में रहने वाली आदिवासी आबादी से लगातार लूट थी। उसने घुसपैठियों के खिलाफ इनमें से कुछ लड़ाइयों में होलकर सेना का नेतृत्व किया, जिससे राज्य में व्यवस्था स्थापित हुई। अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर के प्राचीन शहर में अपनी राजधानी स्थापित की। उसने जो शक्तिशाली किला बनवाया था, वह आज भी मजबूती से खड़ा है, नर्मदा के एक विस्तृत खंड को देखता है। हालांकि होलकर इंदौर में स्थित थे, उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को सत्ता की सीट के रूप में और इंदौर को सभी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके शासन में इंदौर एक छोटा शहर होने से एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। उसने प्रशासन में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, दोनों ही अपने युग की परंपराओं से भिन्न थे। सबसे पहले, उसने तुकोजी होलकर में सैन्य शक्ति निहित की, जो उसके ससुर के विश्वास पात्र थे, हालांकि संबंधित नहीं थे।
राजगद्दी संभालने के बाद उन्होंने स्वयं प्रशासनिक कार्यों की देखभाल की। दूसरे, उसने राज्य के राजस्व को शासक परिवार के व्यक्तिगत उपयोग से अलग कर दिया। उसके व्यक्तिगत खर्चे विरासत में मिली संपत्ति और उसके पास जो जमीन थी उससे पूरी होती थी। ब्रिटिश रीजेंट जॉन मैल्कम ने अपने संस्मरण मध्य भारत में इन प्रशासनिक सुधारों का दस्तावेजीकरण किया है, जो उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद 1880 में प्रकाशित हुए थे। अहिल्याबाई राजनीतिक रूप से भी चतुर थीं। 1772 में कहा जाता है कि उसने पेशवा को अंग्रेजों के साथ गठबंधन करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उस समय अंग्रेज पुणे में खालीपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, पेशवाई के दावेदारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। उन्होंने मालवा के उत्तरी भाग में सत्ता संघर्ष में महादजी सिंधिया का भी समर्थन किया, जिसने कुछ समय के लिए पुणे में समस्याओं के बावजूद इस क्षेत्र को स्थिर करने में मदद की। अपने 8 खंडों के महाकाव्य मराठी रियासत के उत्तर विभाग में जी.एस. सरदेसाई ने वर्णन किया है कि कैसे नाना फडणीस ने एक से अधिक अवसरों पर अहिल्याबाई को पेंशन देने की कोशिश की ताकि तुकोजी होलकर क्षेत्र में एकमात्र प्रशासक हो सकें। लेकिन अहिल्याबाई ने तमाम उकसावे के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया। इतिहासकार ए.वी. राजवाड़े ने अपनी पुस्तक मराठांचे इतिहासाची साधनान में उत्तर भारत में मराठों, पेशवाओं के नेतृत्व में की विफलताओं का पता लगाया है, जिसे तब हिंदुस्तान कहा जाता था। व्यापक परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र धर्म को काम करने में उनकी विफलता। रजवाड़े का मानना है कि यदि मराठों ने अहिल्याबाई का अनुकरण किया होता और अपने हिंदुस्तान के लोगों ने उनके शासन को सहर्ष स्वीकार कर लिया होता। विकिमीडिया कॉमन्स। ऐसे समय में जब तत्कालीन भारतवर्ष के अधिकांश राज्य व्यापार और कृषि पर निर्भर थे, उसने महेश्वर में बुनाई और वस्त्रों को बढ़ावा दिया। मुगल युग के दौरान एक प्रमुख शहर बुरहानपुर में हथकरघा उद्योग की परंपरा थी। महेश्वर से बहुत दूर नहीं, शहर मुगल प्रभाव के कम होने के बाद एक टर्मिनल गिरावट में था। अहिल्याबाई ने इनमें से कुछ बुनकरों को महेश्वर में स्थानांतरित कर दिया और एक स्थानीय उद्योग शुरू किया। महेश्वरी साड़ियाँ, जो अब भी बिकती हैं, अपने पैटर्न के लिए जानी जाती हैं, जो नर्मदा नदी की शक्ति और दृश्यों की नकल करती हैं। हालांकि, अहिल्याबाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कई हिंदू स्थलों के संरक्षण, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण में आता है, जिसे उन्होंने अपने 30 साल के शासन के दौरान पूरा किया। गंगोत्री से रामेश्वरम तक और द्वारका से गया तक, उन्होंने मुगल शासन के तहत नष्ट किए गए मंदिरों के पुनर्निर्माण, पवित्र स्थलों के पिछले गौरव को बहाल करने, नए मंदिरों के निर्माण और घाटों के निर्माण में लगभग सभी प्रमुख नदियों तक आसान पहुंच के लिए पैसा खर्च किया। भारतवर्ष। अहिल्याबाई द्वारा मंदिर वास्तु हस्तक्षेपों की सूची अंतहीन है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण वाराणसी में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के लिए मुगल शासक औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए इस मंदिर को विध्वंस के 111 साल बाद वर्ष 1780 में अहिल्याबाई द्वारा अपने वर्तमान स्वरूप में बहाल किया गया था।